हम दिवाली से ठीक पहले इस हफ्ते में गोल्डन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां पर हम लगातार आपको सोना, चांदी, डायमंड, आपके शॉपिंग से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर आपके जवाब देने वाले हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो भी आप हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। आप हमारे नंबर पर भी भेज सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी इस हफ्ते, पूरे हफ्ते में, कि आपको सोने चांदी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब दें। आज हम इस वीक में हमारा सवाल यही है कि क्या सोना दिवाली से पहले 80,000 भी पार कर जाएगा। अब ये सवाल पे हमने एक पोल भी किया था, उसमें ज़्यादातर ब्रोकरेज को लगता है कि इस बार सोना 80,000 के ऊपर चला जाएगा दिवाली से पहले। तो इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन अभी आपको क्या करना है? जो रिकॉर्ड रैली चल रही है गोल्ड और सिल्वर में, वैसे में आपको क्या करना है, आगे दाम किस तरफ जाएंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ है चेतन थडेश्वर हैं, वो आते हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा से, जो मंगलसूत्र बनाने वाली कंपनी है। साथ ही हमारे साथ अमित प्रतिहरी हैं, एमडी हैं डी बियर्स के, जो नेचुरल डायमंड के सबसे बड़े प्लेयर है ग्लोबली, और भारत के एमडी हैं वो अमित प्रतिहरी, उनसे बातचीत होगी। और साथ ही हमारे साथ दो और मेहमान हैं जो टेक्निकल एंगल से आपको गोल्ड और सिल्वर मार्केट के बारे में बताएंगे कि सोना चांदी आगे चलकर क्या हो सकता है। यहाँ पर प्रथमेश माल्या होंगे एंजल वन से, और रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले रवि जी, मैं आपके पास आऊँगा। आप बताइए, चार्ट देखकर बताइए, सोने की ये जो चाल है ये कहाँ तक जाती है, आपको दिख रही है चार्ट के हिसाब से? जरूर से आपका जो मंथ के टैगलाइन था या टैग था वही काफी इंपॉर्टेंट था। गोल्डन वीक है एंड आई थिंक इस हिसाब से प्राइसेस ने भी ये जो गोल्डन वीक है उसको सपोर्ट भी किया है। मेरे हिसाब से चार्ट पॉजिटिव है। चार्ट में मंथ के नियर टर्म के चार्ट में टिल दीपावली कोई ज्यादा बड़ी वीकनेस नहीं दिख रहे। इवन जस्ट फंडामेंटली काफी अच्छे एक्सपर्ट हमारे साथ है, तो बेसिकली हम चार्ट की बात करेंगे। तो चार्ट में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, हालांकि थोड़ा इंडिकेशन मिल रहा है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा टाइम ऑफ कंसोलिडेशन हो सकता है। नियर टर्म में जो प्राइसेस है वो थोड़े वोलेटाइल है एंड आई थिंक 77,000 से लेके 79,500 ये रेंज में कंसोलिडेशन होगा। एंड पर्टिकुलर ये कंसोलिडेशन में पॉजिटिव साइड की मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल भी सपोर्टिव और टेक्निकल भी एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में तेजी चल रहे हैं। तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से रेशनल्स है वो प्राइसेस को सपोर्ट कर, वो टेक्निकल हो फंडामेंटल हो, एटलीस्ट दीपावली तक के तेजी जारी रहेगी। दीपावली के बाद इवेंट्स भी थोड़ी चेंज हो रही है, पर्टिकुलर यूएस इलेक्शन वाला एक आउटकम भी आएगा एंड पर्टिकुलर प्राइस भी और बोट ट्रेजेक्टरी में आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि प्री दीपावली तेजी, पोस्ट दीपावली कंसोलिडेशन, एक चार्ट में ये क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। रवि जी, अब मेरा एक सवाल और होगा। जिन लोगों को शादियों की खरीदारी करनी है, दिसंबर में अगर किसी के घर में शादी होगी, जनवरी में शादी होगी, तो क्या वो इस इंतजार में बैठे कि सोने का भाव थोड़े कम हो सकता है? रवि जी, इसका जवाब क्या होगा? शादियों में कभी भी वेट नहीं करना चाहिए एंड जिसको भी फिजिकल बाइंग करना है, पर्टिकुलर जब मीन्स के कोई फैमिली में फंक्शन है और ये कंपलसरी आपको बाइंग है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा वेट ना करें। अगर प्राइसेस नीचे आपको 77,000 या ऐसा कुछ लेवल मिल जाता है तो टिल दिसंबर के लिए अगर आपका होराइजन है तो मेरे हिसाब से बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मीन्स के शादियों की सीजन में ऑलवेज प्राइसेस नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। और दिसंबर में चाइना की जो लूनार फेस्टिविटी के पहले की बाइंग है वो भी काफी एक्टिव होती है। तो प्राइसेस जो करेक्टिव ट्रेंड या कंसोलिडेशन का जो मेजर ट्रेंड माना जाता है वो मार्च से लेके मीन्स के सितंबर तक ये जो प्राइसेस का ट्रेंड है वो ज्यादातर थोड़ा करेक्शन या कंसोलिडेशन का होता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिसके घर शादी हो या जिसको कंपलसरी बाइंग करना है वो 77,000 के करीब एक बार सोने में बाय कर सकते हैं। ज्यादा गिरावट की वेट ना करें। गिरावट का वेट ना करें, 77,000 रुपए तक आए सोना तो खरीद ले। अभी दिवाली तक तेजी का ही ट्रेंड दिख रहा है रवि जी को, और जब यूएस के इलेक्शन जब 5 नवंबर को खत्म होंगे, उसके बाद जब मार्केट स्थिर हो सकता है कि भाव में थोड़ी बहुत अगर नरमी आए तो आप उस समय खरीदारी कर सकते हैं। प्रथमेश जी, हमारे गोल्डन बायर्स को जो गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? आई थिंक फिजिकल में 78,000 79,000 लुक्स आउट ऑफ रीच, तो रिटेल को थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज अगेन 75,000 का जब भाव था तभी भी वो हाई प्राइस था। फिलहाल अनचार्टेड टेरिटरी में है, ये भी हाई प्राइस है अगेन। तो अनलेस एंड अनटिल अगर आपकी नीड बेस्ड बाइंग है या फिर डिजायर बेस्ड बाइंग है,
तो आप फिलहाल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर मेरे ख्याल से थोड़ा हाई प्राइस पॉइंट पे आप एंटर कर रहे हैं। तो फिजिकल नीड है तो डेफिनेटली प्राइस पॉइंट ना देखे, बट इन्वेस्टमेंट के तौर पे है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही थोड़ा इंतजार करें डिप्स का। डिप का वेट करना चाहिए। सर क्या लग रहा है ये डिप कितना हो सकता है प्रथमेश जी? आई थिंक बेस प्राइस अभी गोल्ड के लिए 75,000 अगर आता है तो बेस्ट प्राइस पॉइंट्स होगा। हालांकि 75,000 भी हाई प्राइस पॉइंट्स है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और सिल्वर में अराउंड 92 और 90,000 के बीच में, बट स्टिल लुक्स आउट ऑफ रीच। तो फिलहाल बाइंग एडवाइजेबल नहीं है। चलिए हमारे साथ अमित प्रतिहरी भी हैं, एमडी हैं डीवीयर्स के। अमित जी आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या सोने चांदी के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं, लोगों को लग रहा होगा कि अब यहाँ से तेजी है या नहीं? क्या डायमंड मार्केट में मौका है उनके लिए? यहाँ से लग रहा है आपको उसका फायदा मिलेगा? सोने की महंगाई का डायमंड की डिमांड इस त्योहारी सीजन में कुछ बढ़ सकती है क्या? विश्वा जी, पहले आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। मेरे दोस्त लोग भी सारे लोग यही सवाल करते हैं। बट अगर आप देखें विश्वा जी, अगर आज के डेट में मतलब दर्जे जो गोल्ड की रेट बढ़ी है, थोड़ा डायमंड में प्राइस करेक्शन हुआ, अल्टीमेटली कस्टमर इज विनर। ओके, तो उनको थोड़ा सा जो पहले अगर डायमंड भी बढ़ा हुआ रहता, गोल्ड भी बढ़ा हुआ रहता, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती थी। बट किसी एक कंपोनेंट में गिरा है, किसी एक कंपोनेंट में बढ़ा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा सेंटिमेंट है। एंड वो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा जैसा। तो सीजन भी आगे अच्छा दिख रहा है। थोड़ा डायमंड में प्राइस कंजम जो थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, बट गोल्ड इंक्रीज है, तो कस्टमर का सेंटिमेंट अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये कस्टमर के लिए फायदेमंद का टाइम है। कस्टमर के लिए फायदे का सौदा आपको लग रहा है कि डायमंड मार्केट इस बार होगा, क्योंकि भाव भी काफ़ी समय से स्थिर है। जो महंगे डायमंड है उसके तो दाम भी काफ़ी नीचे आए हैं। अब अमित जी मेरा एक सवाल और आपसे होगा कि क्या डिमांड के लिहाज से ये मार्केट कैसा है? क्या डायमंड की डिमांड है या लैब ग्रोन डायमंड की इतनी ज़्यादा बाढ़ है, इतनी ज़्यादा सप्लाई है, उसका असर नेचुरल डायमंड पे हो रहा है? या आपको लगता है कि दोनों अलग अलग मार्केट है, पैरेलली दोनों चलेंगे, उसके बायर्स अलग है, नेचुरल के बायर्स अलग है? क्या कहेंगे इस पे? डिमांड का सिनेरियो कैसा दिख रहा है डायमंड मार्केट का? विश्वा जी, मैं आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें पिछले 10 साल से, ओके, ज्वेलरी मार्केट काफी अच्छा ग्रोथ रेट दे रही है। डायमंड मार्केट इंडिया में जो अभी पेनिट्रेशन सिर्फ 10% है, आगे बढ़ने का पूरा स्कोप है। ओके, जो अनऑर्गेनाइज रिटेल से ऑर्गेनाइज रिटेल हो रहा है। जब ऑर्गेनाइज रिटेल पे आप खरीदते हो, आपको एक विश्वास आता है, राइट? तो उस सेंस में अगर देखें तो डायमंड पेनिट्रेशन ओनली 10% है। तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है कि बी टायर, सी टायर सिटीज में अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। सो मुझे लगता है कि उसमें काफी अच्छा ग्रोथ आने वाला है। जो आपने दूसरे पॉइंट के बारे में बताया है कि लैब ग्रोन का, देखिए जो हमारी कस्टमर है ना आज के डेट में, वो बहुत इन्फॉर्म्ड है। उन्हें ये पता है कि उनको क्या खरीदना है। सो दे आर द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। बट कस्टमर आज जब कोई रिटेल स्टोर पे जाता है तो वो जाके पहले सर्टिफिकेट मांगता है, फिर पूछता है ये कहाँ से है, नेचुरल है कि नहीं है। तो आप उनको ऐसे घुमा नहीं सकते। तो दे आर वेल इन्फॉर्म। रहा बात उसकी मार्केट है कि नहीं, डेफिनेटली मार्केट है। अभी देखिए, अभी आपकी जो हमारी जो ट्रेंड है, वेस्ट साइड वाली जो ब्रांड है, उन्होंने अब अनाउंस किया कि वो अपने कपड़े की दुकान पे लैब ग्रोन रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि लैब ग्रोन एक नेचुरल डायमंड के लिए थ्रेट है। ओके, सो नेचुरल मार्केट, डायमंड का मार्केट अभी बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी हम लोग आज के डेट में जो मार्केट है अराउंड $8.5 बिलियन है। नेक्स्ट 5 से 6 साल के अंदर इट इज गोइंग टू बी अराउंड $17.5 बिलियन। तो मार्केट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। और इंडियन कस्टमर, हम जो एज ए माइंडसेट है ना, हम ज्वेलरी जो एक तो पहनने के लिए लेते हैं, बट वो हमारा स्टोर ऑफ वेल्थ भी है। तो उस सिलसिले में देखा जाए तो हम जो भी चीज आते हैं खरीदेंगे, एटलीस्ट वो वैल्यूबल चीजें हो। और स्पेशली हमारी जो ओकेजन के लिए, हम जिस ओकेजन के लिए बाय करते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइम पीरियड के लिए रखते हैं, इंपॉर्टेंट मोमेंट के लिए खरीदते हैं। तो नेचुरल डायमंड इज ए नेचुरल चॉइस। मुझे उसमें कोई शंका नहीं है कि आगे जाके कुछ होने वाला है। मतलब इट इज गोइंग टू ग्रो ओनली।
आगे जाके ये नेचुरल डायमंड का मार्केट बढ़ने वाला है। ओके अमित जी, अब अगला सवाल मेरा प्राइस को लेकर होगा। क्या लग रहा है आपको, प्राइस आगे डायमंड के क्या जाएंगे? कोई भी खरीदता है तो ये जानना चाहता है कि हम सही भाव पर एंट्री कर रहे हैं कि नहीं, और भाव आगे क्या हो सकते हैं, ये उनके लिए बड़ी चिंता होती है। क्या लग रहा है आगे भाव किस तरफ जाएंगे? आप क्या सेंस कर रहे हैं इस मार्केट को? विश्व, मैं आपको थोड़ा सा आपको एक मतलब फैक्ट बताता हूँ। जो लास्ट हमारी जो माइन है ना, 20 साल पहले खुदी हुई थी, ठीक है। अभी तो दुनिया में कोई नया माइन है नहीं, ठीक है। और नेचुरल डायमंड इज रेयर, ओके। तो ये आगे जाके स्केर्सिटी आएगी, तो शॉर्ट टर्म के लिए यस थोड़ा प्रेशर में है, क्योंकि इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसा है। चाहे यूएस का ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर मार्केट बिटवीन यूएस एंड चाइना, दोनों कम से कम 75 से 80% का मार्केट कंजम्पशन होता था, ठीक है। आज वो थोड़ा स्लो है, उसके चक्कर में प्राइस में प्रेशर है, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला, ठीक है। चाइना विल डेफिनेटली कम अप, यूएस की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली इंडिया अभी सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड कंज्यूमिंग मार्केट है, ओके। और यहाँ पे जब पेनिट्रेशन ही 10% है, और हमारा एनवायरमेंट देखिए ना, माहौल ऐसा है कि हम बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और डायमंड के लिए हमारे कंट्री में बहुत प्यार है। तो अगर इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, हमारे को ज्वेलरी बहुत पसंद है, डायमंड ज्वेलरी पसंद है, तो डेफिनेटली ये ग्रोथ तो है ही है। यस थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रेशर है, बट इंडियन कंज्यूमर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है कि बड़े चीजें ले, बड़े सॉलिटेयर ले, यू नो, एंड आगे जाके ये बढ़ने वाले। सर, आप डायमंड के सप्लाई की बात कर रहे थे अमित जी। अब मेरा सवाल एक आपसे ये होगा कि नेचुरल डायमंड क्या वाकई अगर रेयर है तो क्या इसकी सप्लाई आगे और तेजी से कम होंगे, और जितनी ज़्यादा सप्लाई कम होगी उतना ही ज़्यादा भाव पर इसका असर होगा? तो सप्लाई की स्थिति क्या है, क्योंकि आप दुनिया के लीडिंग प्लेयर हैं नेचुरल डायमंड में, तो माइनिंग की क्या स्थिति है, आप लोगों की क्या स्थिति है, और ओवरऑल सप्लाई की क्या स्थिति है? मैं पूरी तरह से नेचुरल डायमंड की बात कर रहा हूँ सर। तो विश्वजीत, सप्लाई में तो आगे थोड़ी सी प्रेशर आएगी, बट मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 5-10 ईयर में ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। सो आगे जाके 10-15 साल बाद शायद स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि माइंस नहीं है तब तक। अगर कुछ हमने एक नया डिस्कवरी किया है अंगोला में, बट उसको फुल स्केल ऑपरेशन आने में थोड़ा समय है, मे बी अनदर दे विल टेक 5 years तक के बाद ही प्रोडक्शन चालू होगा। बट यस, ये नेचुरल चीजें हैं, तो स्कैर्सिटी रहेगी। और लग्जरी है, अगर एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, अगर ये बहुत ज्यादा मिलती भी तो उसकी वैल्यू बढ़ती। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही आगे जाके प्राइस बढ़ने वाली है। उसी हिसाब से तो मैं बोलूंगा कस्टमर को आज खरीदना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि प्राइस आगे भी बढ़ेंगे और नेचुरल डायमंड की सप्लाई भी कम होगी। अमित जी, आप बने रहिए, हमारे साथ एक और मेहमान है, चेतन थडेश्वर है, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र से आते हैं। शुक्रिया चेतन जी, आपने वक्त निकाला। सर, करवा चौथ की मैं रिपोर्ट मेरे पास है, कैट की टीम ने भेजा था। इस रिपोर्ट के हिसाब से इस साल जो ज्वेलरी की बिक्री हुई है करवा चौथ के दिन में, वो 3300 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है ज्वेलरी की, और उसमें सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है मंगलसूत्र की, और वो उसका जो कारोबार हुआ है करीब 1000 करोड़ का देश में हुआ है। तो क्या लग रहा है, आप B2B हालांकि डील करते हैं, किस तरह की डिमांड रही है मंगलसूत्र की? आपके पास किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि कई सारे जो रिटेलर्स हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, किस तरह की डिमांड की खबर आ रही है सर ग्राउंड से? नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते सर। एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मंगलसूत्र, मैं ये कहूंगा कि ऐसी दिवाली का टाइम मैंने देखा नहीं, और लगभग 40% प्रोडक्शन लेवल हमने इस बार बढ़ाया है। और जैसे हम एज अ रिपोर्ट की बात करूं तो हम सारी चेन स्टोर या जो बेस्ट स्टोर्स ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल हमको सप्लाई करता है। तो इस बार मंगलसूत्र की मांग इतनी रही कि शायद हम भी उतना प्रोडक्शन कर नहीं पाए इस लेवल का। इस बार हमें इसका रिव्यू मिला कस्टमर से, शोरूम वालों से, कि इतना प्रोडक्शन करो, और हम उतना कर नहीं पाए। तो रिकॉर्ड ब्रेक था। और हालांकि 80,000 के भाव विद जीएसटी क्रॉस कर गए हैं, उसके बावजूद भी अगर ये आंकड़े अगर सेल में गए हैं, तो मैं समझता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट सीजन था मेरे कार्यकाल के अंदर जो मैंने देखा है इसको। सर, अगर भाव का क्या कुछ असर नहीं दिख रहा है डिमांड पर? लोग इस भाव पर भी खरीद रहे हैं, या आपको लग रहा है कि लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड अब ज्यादा हो गई है?
डेफिनेटली मंगलसूत्र की वेट रेंज काफी लाइट करके भी हमने बेचा है, लेकिन इंडिया के कुछ सेक्टर के अंदर आज भी 100 एंड अबव के पीसेस भी इतने बिकते हैं। इनफैक्ट इस बार भी हमने अबव 100 ग्राम्स के पीसेस भी इतने बनाए थे। और लेकिन डेफिनेटली परसेंटेज ऑफ सेल हमेशा लाइटर रहा है, तो डिजाइनिंग भी उसी हिसाब से हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि लाइट से लाइट वेट हो, क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा हैं। और उस इतनी डिमांड होने के बाद नंबर ऑफ पीसेस बहुत गए, लेकिन आंकड़े बहुत सेटिस्फैक्टरी है, बल्कि बियॉन्ड इमेजिनेशन कि इस भाव के अंदर इतना सेल लोगों के पास। मतलब बिक्री में कोई कमी नहीं आ रही है आपको? ये आपका ये कहना है कि दाम का कोई असर नहीं हो रहा है, लोगों की डिमांड उतनी है, या फिर आप ये कहेंगे कि वैल्यू टर्म में तो ज्यादा आपको दिख रहा होगा क्योंकि दाम बहुत ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम कम हुए हैं क्या? इस पर क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगा कि वॉल्यूम भी तो भी कम नहीं हुआ है। ये जो फिगर्स बढ़ गए हैं वो भाव की वजह से भले बढ़े हैं, लेकिन अगर मैं ग्राउंड वाइज भी अगर आपको कहूं तो किलोज में भी वो चीज कम नहीं हुई है, बल्कि वो भी बढ़ी है। तो टर्नओवर लोगों की ज्वेलरी इंडस्ट्री में दुगने हो गए हैं, भाव की वजह से भी और टर्नओवर इन गोल्ड की वजह से भी। भले कि हालांकि हमें ज्वेलरी थोड़ी लाइट वेट की हम बनाते हैं, तो नंबर ऑफ पीसेस बढ़ गए हैं, लेकिन वेटेज के अंदर टोटलिंग में इतना फर्क हमको नहीं आया है। बल्कि जो कॉर्पोरेट जो 2 महीना 3 महीने पहले तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर हमें कितनी मांग होगी, उस हिसाब से प्रोडक्शन या ऑर्डर प्लेस करते हैं, शायद उनको उसमें भी कमी पड़ी कि भाई उतना माल वो प्लान ही नहीं कर सके कि जितना इस करवा चौथ में या फिर इस दिवाली के अंदर इस जितनी डिमांड रही। अब चेतन जी, एक सवाल मेरा ये होगा, जैसा आपने कहा कि लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है? क्या लोग डेली वेयर की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, उस तरह जो रोजाना इस्तेमाल हो उस तरह का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि नहीं, भाव बढ़ेंगे तो ट्रेडिशनल जिस तरह की बाइंग होती है हेवी, उस तरह की बाइंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में हर तरह के सीजन होते हैं। अब जैसे करवा चौथ हुआ तो लोग एडिशनल मंगलसूत्र उसमें खरीदते हैं। अभी शादी का सीजन होगा तो हर स्टेट वाइज या अपने अपने रीजन के अंदर जो इस टाइप का मंगलसूत्र पहनते हैं, तो उस टाइप की खरीदी होगी। तो हर सीजन के अंदर अलग अलग टाइप की चीजें चलती हैं। अब जैसे शादियों का सीजन आएगा तो एक प्रेजेंटेबल बड़ा सा पीस, डिजाइनर पीस वैसे पहनते हैं। अगर आप रूटीन में अगर लेते हैं तो रोज बरोज पहनने के लिए लाइट वेट का, उसके अंदर भी मल्टीपल चीजें, तो ये ट्रेडिशनल चीजें हैं। इस चीज को लोग भाव से या उससे नहीं तोलते, इसको एक रिवाज के तौर पे, या आजकल तो ये फैशन भी बन गया है। एक एक घरों में 3 3 4 4 5 5 मंगलसूत्र भी लेडीज लोग रखती हैं। और रूरल के अंदर तो ये मस्ट हो गया है। रूरल के अंदर तो ये इसकी इतनी डिमांड है इसकी कि हर घर के अंदर, मैंने जैसे बताया, मल्टीपल पीसेस। और बाहर जाने के लिए अलग अलग शेड्स ऑफ गोल्ड या कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, जो फैंसी भी बनाते हैं, नॉर्मल भी बनाते हैं, ऑफिस वेयर जाने के लिए की प्रोडक्ट बनाते हैं। तो भावों के साथ में मंगलसूत्रों को मैंने कभी भी ऐसा नहीं फर्क भी नहीं पड़ा और कभी सोचा भी नहीं। जो सीजन जिस तरीके से चलता है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट उस टाइम पे ज्यादा चलता है। जैसे आगे इतनी शादियां हैं, इस बार रिकॉर्ड ब्रेक शादियां हैं, तो हमें हमारी फैक्ट्री सेटिंग भी हमको चेंज करनी पड़ेगी कि प्रोडक्शन उस लेवल का पहुंचने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी कि इतनी शादियां हैं। तो उस मांग को पहुंचने के लिए, क्योंकि ये आंकड़े जब अपने सर्वे में देखें कि इतनी शादियां, तो ये अनबिलीवेबल आंकड़े हैं कि इंडिया के अंदर बिना शादियों के मंगलसूत्र होते नहीं। और ऑलमोस्ट हर कास्ट के लोग लगभग इसको पहनते हैं। और इसको मैं भावों से कभी नहीं जोड़ता, क्योंकि ये रिवाज ही है, और रिवाज होता है, उसको भावों से नहीं तोला करता है। चलिए, गोल्ड की बात हो गई, डिमांड आउटलुक की बात हो गई कि किस तरह की डिमांड और क्या ट्रेंड चल रहा है ज्वेलरी मार्केट में। अब बात करते हैं चांदी की। रवि जी, सबसे पहले आप बताइए चांदी में क्या हो रहा है? सर, चांदी में अचानक से पिछले 2 सत्र की जो तेजी देखी वो जबरदस्त तेजी है। इतनी तेजी से अचानक से चांदी क्यों बढ़ी है? इसके पीछे वजह क्या है और क्या लग रहा है आगे दाम इस तेजी में, इस लेग की जो रैली कहां तक जाते हैं आप देख रहे हैं चांदी में? चांदी में डिस्पैट के डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग था, फिर भी चांदी में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छी उछाल आई। पर्टिकुलर एक तो बड़ा रीजन है क्योंकि इक्विटी के वैल्यूएशंस थोड़े आउटरीच हो चुके हैं। सेकंड जो बड़ा रीजन है कि अभी तक जो सेफ हेवन डिमांड है
वो पर्टिकुलर ग्लोबल मार्केट में डॉलर इंडेक्स थ्रू बॉन्ड्स में एंड जेपीवाई मींस के जापानीज एसेट जापानीज येन थ्रू जापानीज एसेट्स में जाते थे। बट इस टाइम दोनों करेंसी दोनों के फंडामेंटल अलग है और दोनों सेफ हेवन नहीं है, तो इस हिसाब से बड़ा बाइंग है वो गोल्ड सिल्वर में आया। सिल्वर ने आउट परफॉर्म क्यों किया? क्योंकि गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में था, सिल्वर के फेवर में नहीं था। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो 12-13 हजार वाला डिफरेंस है वो 20,000 हो चुका है। तो आई थिंक ये पर्टिकुलर रीजन है। और 3 साल से सिल्वर में डेफिसिट वाला सिनारियो है। लास्ट ईयर भी सिल्वर में जो डेफिसिट वो 17% बढ़ी। तो मुझे लग रहा है कि ये साल अगर चाइना जिस हिसाब से स्टिमुलस दे रहा है तो इस टाइम जो ये मींस के गैप है वो और 10 से 12% बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा रीजन है जिस हिसाब से सिल्वर में ये बाइंग आ रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा नियर टर्म वोलेटिलिटी होगी, बट यस आप बाइंग का ही ट्रेंड रखें। अगर कुछ 97,200-300 मिलता है मेरे हिसाब से ट्रेडर को बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखे 96,000 अपर साइड, मुझे लग रहा है 99,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इन्वेस्टर थोड़ा वेट करे, मींस के डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, पोस्ट इलेक्शन कुछ वोलेटिलिटी होगी जिसमें आपको बेटर रेट्स मिलेंगे। बट करंटली जो ट्रेडर्स है शॉर्ट टर्म का आउटलुक के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो लोग डेफिनेटली सिल्वर में बाइंग का ही मौका ढूंढे। एंड पोस्ट इलेक्शन हम फिर से रिवाइज करेंगे, बट अभी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 99,200 से 1 लाख जो लास्ट टाइम ये सिर्फ 20-30 पॉइंट से चुक गया था, इस टाइम मुझे लग रहा है कि फिर से 1 लाख के ऊपर के लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 1 लाख के ऊपर के लेवल जल्द आपको दिख सकते हैं, ये कहना है रवि जी का। आप बताइए प्रथमेश जी, आपका प्राइस आउटलुक क्या है चांदी को लेकर? आप कहाँ चांदी को जाते दिख रहे हैं? प्री इलेक्शन, मैं यूएस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, और पोस्ट इलेक्शन किस तरह भाव जाते देख रहे हैं चांदी के? I think pre-elections just at the time of Diwali possible है 1 लाख 1,01,000 तक एक बार पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, इसमें कोई रूल आउट नहीं कर सकते। पोस्ट इलेक्शन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम वोलेटिल रहेगी और पॉसिबल है कि इस वोलेटिलिटी में आपको वापस एक बार 90,000 का भाव मिल जाए, तो वो अगेन एक एक्यूमुलेशन जोन होगा। तो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो सिल्वर की रेंज रहेगी वो 90,000 नीचे की तरफ में और ऊपर में 1,02,000 की रहेगी। ओके, तो ये भी चांदी को लेकर आपका है। आप बताइए चांदी को लेकर आप क्या सेंस कर रहे हैं चेतन जी? सर मेरा काम वैसे सोने का है, लेकिन जो सिनारियो अभी जा रहा है उसके अंदर जो भाई साहब ने बताया कि ये जो भाव बता रहे हैं 1 लाख प्लस का, मुझे वही लग रहा है सिल्वर में। आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मंगलसूत्र और उस मामले में मेरा कहना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन आप रवि जी, अब मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर कोई इस दिवाली अगर चांदी या सोना ये दोनों खरीदते हैं तो अगले साल कितनी तेजी, परसेंटेज टर्म में बताइए, कितनी तेजी आप यहां से देख रहे हैं अगली दिवाली तक? जब से परसेंटेज वाइज मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन से तो कभी भी आपको लोअर रिटर्न गोल्ड एंड सिल्वर ने नहीं दिए। आई थिंक इन्फ्लेशन जितने रिटर्न तो हो गए, और ये बेस पे अगर इन्फ्लेशन के रिटर्न पे आए तो भी मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी को मानना चाहिए। अगर आपको मींस के ऐड करना है पोर्टफोलियो में और आपका 100 रुपीज का पोर्टफोलियो है तो एटलीस्ट आपको 5% सिल्वर एंड 10% गोल्ड रखना है, क्योंकि यूएस इलेक्शन के बाद भी वोलेटिलिटी एंड इवेंट्स खत्म नहीं होगी, अभी भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अपने जगह पे बने हुए। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अभी गोल्ड प्लस सिल्वर का जो टोटल कंबाइन वेट है आपके पोर्टफोलियो में 15% होना चाहिए। सेकंड की प्राइस आउटलुक की बात करें तो अगर कोई नेक्स्ट दीपावली तक रुकता है ये दीपावली से, तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 1,10,000 तक के लेवल सिल्वर एंड कंजर्वेटिवली ये आपको टारगेट मानना चाहिए। और गोल्ड मुझे 80 से 81,000 पे टॉप दिख रहा है, तो 81,000 का एक लिमिटेड अपसाइड वहां भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों गोल्ड एंड सिल्वर तेजी में ही रहेंगे, कोई ज्यादा असर गिरावट का नहीं है। अगर वोलेटिलिटी पोस्ट इलेक्शन आते हैं मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन के लिए और बाइंग के लिए अच्छा मौका होगा। गिरावट पे खरीदारी का मौका आपके लिए होगा। 81,000 अगली दिवाली तक सोने का टारगेट है रवि जी का, और 1,10 तक चांदी का। प्रथमेश जी छोटा जवाब दे दीजिए, गोल्ड और सिल्वर अगली दिवाली तक आप कहां जाते देख रहे हैं? आई थिंक गोल्ड जो है अराउंड पॉसिबल 82-83,000, और चांदी अगर करेक्शन पहले हो जाती है अराउंड 90,000 पहले आता है तो नेक्स्ट दिवाली तक वापस अराउंड 1,10,000 तक। तो 83 गोल्ड के लिए अगली दिवाली तक, और वह 1,10,000 चांदी अगली दिवाली तक जा सकती है। शुक्रिया प्रथमेश जी आपका, रवि जी आपका, और साथ ही अमित प्रतिहरी जी आपका और चेतन जी आपका। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला इस गोल्डन वीक में हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड सिल्वर में उनको क्या करना चाहिए, कब खरीदारी करें, अगर खरीदते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन किसी भी एसेट क्लास में ये ध्यान रखिएगा कि एंट्री पॉइंट बहुत ही
ज़रूरी होता है। अगर अच्छे भाव पे अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में सभी सिक्योरिटीज़ चलते हैं, लेकिन अब जितना नीचे के भाव में एंट्री करेंगे रिटर्न आपका उतना ज़्यादा बेहतर दिखेगा आपके पोर्टफोलियो में। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।